हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और 1857 की क्रांति में हम लोग उस आयामों पे बात करते हैं जिसे पढ़ना है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, क्रांति का मतलब क्या होता है ना। क्रांति, क्योंकि अगर भारत में हम लोग बात करें तो विद्रोह और आंदोलन बहुत हुए हैं, बहुत सारे सत्याग्रह भी हुए, है ना, लेकिन सबको हम लोग क्रांति नहीं कह सकते। जैसे आप देखते होंगे ब्रिटेन में एक रक्तहीन क्रांति प्रारंभ हुआ था जिसने लोकतंत्र की स्थापना की, आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना की। फ्रांसीसी क्रांति हुआ, जर्मनी का क्रांति हुआ, अमेरिकी की क्रांति हुआ। तो क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन। 1857 की क्रांति के बाद जो परिणाम है, इस परिणाम में वह सब चीज़ें दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 के क्रांति का कारण क्या है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद क्रांति के बाद इस 1857 के क्रांति का स्वरूप हम लोग देखेंगे। स्वरूप क्या है, इतिहासकारों के अनुसार क्या क्या इसका स्वरूप उन लोगों ने दिया। उसके बाद हम लोग प्रमुख स्थल की बात करेंगे जहां से नेता और अंग्रेजी जो सेना थी उस क्रांति को दबाया, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना। तो प्रमुख स्थल से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए प्रमुख स्थल भी हम लोग पढ़ेंगे और प्रमुख स्थल के बाद हम लोग इस असफलता के कारणों पर भी ध्यान देंगे कि असफलता का कारण क्या क्या रहा है। 1857 की क्रांति की असफलता का कारण क्या वजह है कि यह क्रांति असफल हो गया। असफलता के कारण पे भी हम लोग फोकस करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि इसका परिणाम क्या हुआ, 1857 के क्रांति का परिणाम क्या हुआ। और उसके बाद कुछ ऐसे मिसलिनियस हैं, कुछ ऐसे विविध हैं जहाँ से प्रश्न 1857 के संदर्भ में पूछा जाता है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1857 के क्रांति के कारण क्या क्या हो जाते हैं। क्रांति के कारणों में तो बहुत सारा यहाँ पे कारण है, जैसे राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, सैन्य कारण है ना। इसमें धार्मिक कारण हो जाएगा, तात्कालिक कारण भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, है ना, कारणों पे और राजनीतिक कारण पे हम लोग बात करते हैं, है ना। टूटे हुए पंखों से भी उड़ान बनाना सीखो, जिंदगी रेत नहीं समंदर है, लहरों से लड़ना सीखो, है ना। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और कारण पे फोकस करते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है। और कारणों में सबसे पहला कारण हम लोग बात करते हैं राजनीतिक कारण। सबसे पहला राजनीतिक कारण क्या क्या हो सकता है ना। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देखते होंगे, दुनिया में जितने भी क्रांति हुए हैं उन क्रांति का कोई ना कोई कारण है और कारण बहुत सिंपल नहीं होता। जब हम क्रांति पढ़ते हैं तो इस क्रांति के पीछे अगर कारण देखें तो कारण विगत वर्षों का असंतोष ही होता है, जिसके वजह से क्रांति पैदा होती है। और ये क्रांति पैदा हुआ हमारे भारत में 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेजी सरकार ने जब छल कपट के माध्यम से, षड्यंत्रों के माध्यम से जब भारत को अप्रत्यक्ष रूप से जब जीता, तब वहीं से यह सिलसिला, यह कारवां जो है अंग्रेजी सरकार ने प्रारंभ कर दिया, है ना। यहीं से जैसे में अगर हम लोग बात करें राजनीतिक कारणों में, तो सबसे पहला एक कारण है जिसको हम लोग सहायक संधि कहते हैं, है ना। एक सहायक संधि है और ये सहायक संधि वेलेज़ली के द्वारा प्रारंभ किया गया। वेलेज़ली के द्वारा प्रश्न पूछता है कि सहायक संधि किसने प्रारंभ किया था। तो ये सहायक संधि जो है, यह सहायक संधि किसने प्रारंभ किया, वेलेज़ली ने प्रारंभ किया था। लेकिन भारत के अगर
जमींदारों की बात कर दिया जाए या भारत के राजाओं की बात कर दिया जाए, तो सबसे पहले अगर इस सहायक संधि का किसी ने विरोध किया तो टीपू सुल्तान ही था। टीपू सुल्तान ने, है ना, इसको भी देखते चलेंगे, टीपू सुल्तान ने इसका विरोध किया था। किसका? सहायक संधि का। टीपू सुल्तान ने, है ना, टीपू सुल्तान ने इसका विरोध किया था। अगर देखा जाए तो वेलेजली के पहले एक फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था डुप्ले। डुप्ले ने ही सहायक संधि का मॉडल तैयार किया। प्रश्न यदि पूछे कि सहायक संधि का मॉडल किसने तैयार किया, मॉडल, तो यह मॉडल तैयार किया डुप्ले के द्वारा, और एक ये फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे, है ना, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे ये, है ना। आखिर सोचने वाली बात है कि प्रमुख बिंदु क्या था इस सहायक संधि का। जो भारत के जमींदार, भारत के जो राजा थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया। तो यहाँ पे कुछ बिंदु की बात करते हैं। ये सहायक संधि, है ना, जब किसी राजा के ऊपर ये लागू हो जाते थे तो सेना का खर्चा राजा को ही देना पड़ता था। इस तरीके से अंग्रेजी सरकार अपने सेनाओं पर जो खर्चा करती थी, वो सेनाओं पे खर्चा उसका बच जाता था, है ना। जो प्रमुख बिंदु है सहायक संधियों में, तो सेना का खर्चा जो है राजा को देना होता था। उसके बाद राजा के मंत्रिमंडल में एक अंग्रेजी पदाधिकारी को रखना पड़ता था। और उसके बाद अगर बात किया जाए कि अगर किसी दूसरे राज्य से अगर राजा आपस में समझौता अगर कर रहा है, तो समझौता स्वयं राजा नहीं करेगा, वो कौन करेगा? तो अंग्रेजी सरकार करेगा। और यही वजह था कि सहायक संधि को सबसे पहले निजाम के ऊपर थोप दिया गया। 1798 में, है ना, हैदराबाद पर इसे लागू किया गया। जो सवाल आपसे पूछता है सहायक संधियों में सबसे पहले किस पर यह संधि थोपी गई, तो 1798 में। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। यह सहायक संधि सबसे पहले जो लागू हुआ, सबसे पहले अंग्रेजी सरकार ने सहायक संधि जो थोपी थी, ये समझौता 1798 में, है ना। 1798 में कहाँ पे? तो 1798 हैदराबाद के निजाम पर, हैदराबाद के निजाम पर यह जो समझौता था उसको सबसे पहले लागू किया। उसके बाद देखते हैं मैसूर और तंजौर पे 1799 में मैसूर और तंजौर पे, मैसूर और तंजौर के साथ यह समझौता सहायक संधि यह किया गया, है ना। मैसूर और तंजौर के साथ 1799 में, और 1801 में अवध के साथ, 1801 में अवध कहिए या लखनऊ कहिए, है ना, लखनऊ के साथ इसने सहायक संधि का जो समझौता था उसने किया। 1801 में डेट को याद रखना ज़्यादा जरूरी है ना, कि सहायक संधि पूछा जा सकता है कि पेशवा के साथ कब हुआ, भोसले के साथ कब हुआ, सिंधिया के साथ कब हुआ। तो यहाँ पर देखिए, जो पेशवा के साथ हुआ 1802 में पेशवा के साथ यह संधि हुई, पेशवा के साथ। और 1803 में भोसले के साथ होता है, 1803 में, है ना, भोसले के साथ यह संधि हुआ, है ना। पेन चेंज कर लेते हैं। और 1804 में सिंधिया के साथ, 1804 में, है ना, सिंधिया के साथ यह समझौता हुआ। इस तरीके से अंग्रेजी सरकार ने भारत में जो राज्य थे, जो रियासतें थी, उसको कमज़ोर बना दिया। इतना ही नहीं, अंग्रेजी सरकार को इतना से भी मन नहीं बढ़ा, तो 1848 की बात करिएगा तो एक नीति आती है जिसको डलहौजी लेकर के आता है, जिसे हम लोग हड़प नीति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग यही बात करते हैं हड़प नीति, है ना। हड़प नीति, ये हड़प नीति डलहौजी के द्वारा, है ना, डलहौजी के द्वारा लाया जाता है और इसको ईजाद करता है डलहौजी, और डलहौजी इसको लागू करता है 1848 में। डलहौजी इसे 1848 में लागू करता है। अगर हम लोग हड़प नीति की बात करें कि इसका मॉडल सबसे पहले किसने लाया था, तो इसका मॉडल सबसे पहले,
है ना, लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया। सबसे पहले इस मॉडल को किसने लाया, ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे पहले मॉडल, है ना, ये जो मॉडल है जिसको हम लोग हड़प नीति कहते हैं, व्यक्तिगत का सिद्धांत कहा जाता है ना, डलहौजी के द्वारा इसको लाया गया। और इस मॉडल को लाया सबसे पहले लॉर्ड मैकाले के द्वारा, है ना, सबसे पहले इसको लॉर्ड मैकाले के द्वारा इसको, है ना, ईजाद किया गया सबसे पहले। यहां तक कि डलहौजी कहता है कि अगर कोई राजा अगर गोद लेता है, क्योंकि गोद जो प्रथा है उस गोद प्रथा को निरस्त कर देता है। इसका मतलब ये था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई राजा किसी पुत्र को या किसी पुत्री को, पुत्र को ही अगर गोद लेता है तो हम उसका उत्तराधिकारी नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं मानेंगे। और इस तरीके से, है ना, अगर किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो राज्य हम अपने साम्राज्य में उसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। इस तरह से डलहौजी का ये हड़प नीति जो है 1848 में सबसे पहले, है ना, सबसे पहले सतारा में इसको लागू किया गया। सबसे पहले कहाँ पे, सतारा में लागू किया जाता है 1848 में। ये हड़प नीति 1848 में कहाँ पे लागू हुआ, तो सतारा में लागू होता है। ये सवाल पूछता है आपसे, है ना। उसके बाद 1849 में देखिएगा जैतपुर और संबलपुर में, 1849 में इसको जैतपुर और संबलपुर में, जैतपुर, है ना, और संबलपुर में इसको लागू कर दिया जाता है 1849 में। 1850 को बघाट पर, 1850 को यह नीति जो है बघाट पर लागू कर दिया जाता है। और 1852 में उदयपुर पर, 1852 में, है ना, उदयपुर पर यह हड़प नीतियां जो है यह लागू कर दिया जाता है। उसके बाद झांसी, नागपुर, अवध, लखनऊ, है ना, इसको जीत लिया जाता है। उदयपुर के बाद भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे उदयपुर को 1852 में हड़प नीति के तहत मिला लिया गया। 1853 में, है ना, 1853 में झांसी को मिला लिया गया। और झांसी उत्तर प्रदेश में है, कई बार यह सवाल पूछा गया है ना। 1854 को नागपुर में, है ना, नागपुर को मिला लिया गया 1854 में। 1856 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस 1856 को अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके, है ना, इस अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इतना ही नहीं, राजनीतिक कारणों में तो और भी कारण मौजूद है, जैसे उपाधियों का अंत कर दिया गया, पेंशन को समाप्त कर दिया गया। कैनिंग ने 1856 में एक अधिनियम लाया जिसको हम लोग भारतीय सेना अधिनियम कहते हैं। और इसी भारतीय सेना के अधिनियम के तहत सेनाओं को कहीं भी भेजा जा सकता है, इसका अधिकार प्राप्त हो गया। अब सोच के देखिए, भारत में जितने भी सेना थे, सारे लोगों को ये बात पता था कि इनके धर्मों में ये बात लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र को पार करता है तो उनकी जाति बिरादरी से उनका पानी छांट दिया जाता है। यह भी एक डर था, लेकिन अंग्रेजी सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। 1857 के क्रांति के समय में ये एक अधिनियम बनाई कैनिंग के द्वारा कि यदि ब्रिटिश के ऊपर अगर जुल्म किया जाता है या ब्रिटिश के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए इस भारत की अपेक्षा अन्य देशों में, तो भारत के सेनाओं को हम वहाँ पर भेज सकते हैं, है ना। लेकिन भारत का सेना तो समुद्र पार करके जाएगा, लेकिन जब वो वापस आएगा तो घर में जो समाज है उसका, है ना, सामाजिक जो संरचना जिस तरह से बनाई गई है उस सामाजिक संरचना में शामिल होने के वह काबिल नहीं रहेगा। उसको शुद्धिकरण किया जाएगा, जिसका डर उसके परिवार को सबसे ज़्यादा होता था। यह वजह भी एक कारण था 1857 के क्रांति का, एक कारण ये भी मौजूद था, है ना, यहाँ पे। चलिए उसके बाद हम लोग सामाजिक कारणों में देखते हैं, सामाजिक कारण में क्या क्या कारण हो सकता है ना। सामाजिक कारण क्या है, सामाजिक कारण? तो सामाजिक कारण में आप एक बात समझिएगा, भारत में अंग्रेजी सरकार एक आधुनिक विचारधारा को समाहित किया हुआ, है ना, एक व्यक्ति था जो समानता, स्वतंत्रता,
बंधुत्व, भाईचारा, औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण, प्रबोधन से होकर के वो भारत में आया हुआ था। और यही वजह है कि एक प्रथा हमारे भारत में सदियों से चली आ रही थी जिसका नाम है सती प्रथा। सती प्रथा एक परंपराओं के तौर पे भारत में लागू किया जा रहा था, भारत के ब्राह्मणों के द्वारा, भारत के उन लोगों के द्वारा जो धर्म की ठेकेदारी किया करते थे, उन्हीं धर्म के ठेकेदारों के द्वारा इसको है ना पोषित किया जा रहा था। जो सबसे पहले अगर किसी ने विरोध किया तो सबसे पहला विरोध जो है यह किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, और इसके प्रति अधिनियम भी बनाई, कानून भी बनाई। हालांकि राजा राम मोहन राय ने भी बहुत सारा प्रयास किया था। तो सामाजिक कारणों में एक सती प्रथा भी है ना, सती प्रथा भी मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नर बलि प्रथा। यहाँ पे कई जनजाति ही नहीं बल्कि जातियों में भी भारत के सामाजिक संरचना में नर बलि प्रथा एक चलाई जा रही थी। अंधविश्वास घोर कर गया था समाज में। इस नरी बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। नर बलि प्रथा पर है ना, नर बलि प्रथा पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में आप देखिएगा बहुत सारे सामाजिक सुधार किए जाते हैं। राजपूतों के बेटियों की सबसे ज्यादा हत्या जन्म लेते समय में कर दिया जाता था। शिशु वध प्रथा, एक प्रथा आप समझ रहे होंगे, एक सिस्टम बनाई जा रही थी, एक प्रथा, एक है ना परंपरा बनाई जा रही थी। इस परंपराओं पर प्रतिबंध अगर किसी ने लगाया तो अंग्रेजी सरकार थी। शिशु वध प्रथा, शिशु वध प्रथा है ना, शिशु वध प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? अंग्रेजी सरकार ने। इतना ही नहीं, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है ना, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। और दास प्रथा पर तो प्रतिबंध अकबर के द्वारा भी लगाया जाता है यहाँ पर, है ना। और इतना ही नहीं, जब सामाजिक कुरीतियों पर, अंधविश्वासों पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब प्रतिबंध लगाई गई तो उस समय रेलवे का भी विकास किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा अपने फायदे के लिए। संचार का भी विकास हो रहा था अपने फायदे के लिए, और डाक व्यवस्था भी प्रारंभ किया जा रहा था अपने फायदे के लिए। लेकिन इस फायदा के तहत अगर देखें तो सामाजिक संरचना की जो जटिलता है वह टूटती हुई नजर आती है। जाति प्रथा कमजोर होता है, अंधविश्वास कमजोर होता है, छुआछूत कम हो जाता है। इसके माध्यम से रेलवे का विकास होता है, संचार का विकास होता है, और डाक व्यवस्था का भी प्रारंभ किया जाता है इस समय में, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्थिक कारण क्या है। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण है ना, आर्थिक कारण तो बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में सबसे पहला जो कारण होता है भारत के लिए वह 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था, जो सबसे ज्यादा है ना भारत के कर व्यवस्था को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। ये भू राजस्व व्यवस्था है ना, 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था, 3 प्रकार की है ना, 3 प्रकार की जो भू राजस्व व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था है ना, ये राजस्व व्यवस्था सबसे ज्यादा है ना भारत के अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। जैसे 3 कौन कौन हो जाएगा? ये दिमाग में चलता होगा कि 3 ओ है ना, 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था कौन है? तो सबसे पहले हम लोग अस्थाई बंदोबस्त की बात करते हैं। अस्थाई बंदोबस्त जिसको कर्नवालिस ने चलाया था, अस्थाई बंदोबस्त को किसने चलाया? कर्नवालिस ने चलाया। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई गई। उसके बाद यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था है ना, इसको चलाया किसने? कर्नवालिस ने। कर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना, ये थॉमस मुनरो और रीड के द्वारा, मुनरो और रीड के द्वारा इसको चलाया गया, मुनरो और रीड के द्वारा इसको चलाया गया। और तीसरा जो भू राजस्व व्यवस्था है जिसको हम लोग महलवाड़ी कहते हैं, ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा प्रारंभ किया गया है ना। महलवाड़ी, महलवाड़ी इसको प्रारंभ किया गया हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, मैकेंजी के द्वारा है ना, मैकेंजी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। इस तरीके से भू राजस्व व्यवस्था है ना भारत में कर की जो प्रणाली थी किसानों को सबसे ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। इतना ही नहीं, धन पलायन का जो सिद्धांत था, भारत के लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रहा था, है ना। वो तो बाद में उन्होंने समझाया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
उसी में उन्होंने धन पलायन का सिद्धांत दिया। तब भारत के लोगों को पता कि अंग्रेजी सरकार हमारे धन संपत्ति को, है ना, लेकर के किस तरह से टेम्स नदियों के किनारे रख देती है ना। लंदन में धन पलायन भी है ना एक कारण था। आर्थिक कारणों में यह मौजूद कारण था। ये इतना ही नहीं, कृषि का वाणिज्यीकरण भी यह प्रमुख कारण था। कृषि का वाणिज्यीकरण, है ना, कृषि का वाणिज्यीकरण जो है, वाणिज्यीकरण यह भी एक प्रमुख कारण हो जाता है। इतना ही नहीं, भारत हमेशा सदियों से, पुराने जमाने से कुटीर उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए जाना जाता था। अंग्रेजी सरकार के स्थापित होने के बाद यह कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का पतन हो गया भारत में। कुटीर उद्योग, है ना, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का पतन हो जाता है भारत से। इतना ही नहीं, भारत में गरीबी, बेरोजगारी और अकाल जैसे समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई देने लगता है। इसी समय में गरीबी, बेरोजगारी और अकाल जैसी समस्या जो है यह सबसे ज़्यादा दिखाई देने लगता है। ये भी प्रमुख कारण होता है 1857 की क्रांति में। इतना ही नहीं, जब हम लोग धार्मिक कारण की बात करते हैं, है ना, अगर हम लोग धार्मिक कारण की बात करें कि 1857 की क्रांति में धार्मिक कारण में क्या क्या हो जाते हैं, तो अंग्रेजी सरकार ने माथे पर तिलक लगाना, है ना, लोगों के ऊपर प्रतिबंधित कर दिया कि माथे पर तिलक नहीं लगा सकते, पगड़ी धारण नहीं कर सकते, है ना। आप देखिएगा, ब्राह्मण पहले माथे पर तिलक लगाता था, पगड़ी बांधना ठाकुरों का ये सब हुआ करता। कानों में कुंडल ये पहनते थे। और इतना ही नहीं, धर्म के अनुसार जो कार्य किया जाता था, इन सभी कार्यों पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह भी एक कारण था 1857 की क्रांति में। यह भी एक कारण था, माथे पर तिलक लगाना। माथे पर तिलक लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा कि भाई अब तुम नहीं लगा सकता, पगड़ी धारण करके तुम आ नहीं सकता, पगड़ी नहीं धारण कर सकता, पगड़ी, है ना, नहीं धारण कर सकता। जिसके वजह से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारत के लोग हो गए। उसको लगा कि क्या जरूरत है भाई हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो फिर अंग्रेजी सरकार को कैसे है। और यही वजह है कि जो परंपराओं में, अंधविश्वासों में, कुरीतियों में जो सबसे ज़्यादा विश्वास और भरोसा करने वाले लोग थे, जो सामाजिक संरचना को ज्यों का त्यों बना के रखना चाहते थे, वो सबसे ज़्यादा विरोध अंग्रेजी सरकार का किया। यहीं पर पगड़ी धारण नहीं करना है, इसका विरोध किया गया। और इतना ही नहीं, कानों में कुंडल पहनना, है ना, कानों में कुंडल पहनना जो ये शानो शौकत दिखाता है, इस पर भी अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, अंग्रेजी सरकार का नियम और कानून पूरे जहां जहां इनकी सरकारें थी, वह ब्रिटेनों के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर चलती थी। लेकिन यहाँ पे धर्म को स्वीकार करने वाले आदमी धर्म के आधार पे ही अपना काज करते थे, जिसके वजह से अंग्रेजी सरकार नाखुश थी। और अंग्रेजी सरकार ने हिदायत दिया कि आप धर्म के आधार पर कोई भी काम नहीं कर सकते, प्रतिबंधित किया जाएगा। जैसे हम लोग भारत में अभी देखते हैं, भारत में कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो भारत के संविधान का विरोध करते हैं, है ना। उस जमाने में भी उसका विरोध किया जाता था। और वो लोग कौन थे, आप इस बात को समझिएगा। वो लोग कौन थे जो धार्मिक को व्यवस्था को बना के रखना चाहते थे, और अंग्रेजी सरकार बिल्कुल इसके खिलाफ थी। वह नहीं चाहती थी कि भारत में, है ना, अंधविश्वास फैले, वह नहीं चाहती थी कि भारत में असमानता हो, वह नहीं चाहती थी। लेकिन क्या था कि भारत की जो परंपरा बनी हुई थी, उस परंपराओं में उसने हस्तक्षेप किया। और भारत के जो ठेकेदारी करने वाले जो अंधविश्वासी लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, एकजुटता दिखाई और ब्रिटिश हुकूमत के सामने, है ना, इसका विरोध किया। ठीक है, अब आते हैं, हम लोग देखते हैं तात्कालिक कारण क्या है भाई। तात्कालिक कारण से प्रश्न तो पूछे जाते हैं, है ना। तात्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारण में जो हो जाएगा,
है ना, तत्कालिक कारण में वह कारण हो जाता है चर्बी वाला कारतूस, है ना, चर्बी वाला कारतूस। इसको समझिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। 1857 के क्रांति में तत्कालिक कारण पूछता है ना, चर्बी लगा हुआ कारतूस, है ना, कारतूस ये क्या था। देखिए कोई भी आदमी, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, तकनीकी इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है ना। एक ज़माने में हम लोग देखते थे कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक बहुत बड़े रूम में, है ना, उसको ईजाद बनाया गया, आविष्कार किया गया। आज कंप्यूटर एक छोटे से घड़ी तक में आ जाता, माइक्रो लेवल का है। कितना डेवलप, कितना विकास हुआ। तो अंग्रेजी सरकार भी अपने हथियारों का, है ना, विकास कर रही थी, विस्तार कर रही थी। और इसी समय आप देखिएगा एक ब्राउन बेस नामक एक राइफल था जो 1857 के क्रांति के पूर्व इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इसी समय एक नई राइफल को भारत में भेजा जिसका नाम है एनफील्ड राइफल, है ना, एनफील्ड राइफल। ये पुरानी राइफल है जिसको हम लोग ब्राउन बेस बोलते हैं, ब्राउन बेस। और इसी के स्थान पर एक नवीन राइफल आई जिसको हम लोग एनफील्ड, है ना, एनफील्ड राइफल बोलते हैं, राइफल। एनफील्ड राइफल में आखिर होता क्या था, है ना, क्या था एनफील्ड राइफल में, क्या था नवीन इसमें। तो देखिए कारतूस भरते समय में इसमें एक ग्रीस लगाया जाता था, है ना। अगर बारूद भरना है तो ग्रीस लगा हुआ एक कारतूस था जिसको हम लोग दांत से काटते थे। और उसी कारतूस में जो लेप लगाई जाती थी उसमें कहा गया कि गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से हिंदू भी उतना ही आघात हुए जितना मुसलमान को भी इस पर सबसे ज़्यादा उनको दुखी महसूस हुआ, है ना। और एक चीज़ समझिएगा, तब तक मंगल पांडे अपने दांतों से खूब काट काट कर इसको चला रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, दांतों से इस्तेमाल करते थे। क्योंकि बात यह था कि इस समय हिंदू और मुसलमान इस कारतूस का प्रयोग बहुत ही, है ना, मतलब समझिए कि आराम से कर रहे थे, उनको कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि पता ही नहीं था। पता कब हुआ तो एक बात समझिएगा, 29 मार्च 1857 का वो समय है, 29 मार्च 1857 का, है ना, 29 मार्च 1857 का वह समय है। मंगल पांडे जिस छावनी में बैठ करके वो खाना खा रहे थे उसी समय एक अछूत का प्रवेश होता है। उसी अछूत को चप्पल जूता से मारने के लिए, उसको गाली गलौज करने के बाद उसको रूम से भगाया। तब वो गुस्से में आकर ये कहा कि तुम्हारा धर्म हमारे आने से भ्रष्ट हो जाता है, तो जब तुम कारतूस काटता है जिसमें गाय और सूअर का चर्बी लगा हुआ जो कारतूस है, उस समय तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। ये बात कहा गुस्से में आकर के उस अछूत, उस शूद्र व्यक्ति ने, है ना। और उसी समय एक चीज आप समझिएगा, बेनेट हैरिस नामक एक बंगाल का ब्रिटिश कमांडर था, वेनेस हैरिट नामक, है ना, इसको भी देख ही लीजिए। यहां पे एक वेनेस हैरिस नामक, है ना, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है वेनेस हैरिस, है ना। वेनेस हैरिस नामक एक बंगाल का कमांडर था जिसने 2 लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए भेजा था। एक का नाम था ह्यूस्टन बोलते हैं और दूसरा नाम है बागी, ह्यूस्टन और बागी। ये बंगाल का एक कैप्टन था जिसने 2 लोगों को, है ना, एनफील्ड राइफल चलाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए इन दोनों को भेजा यहाँ पे। एक का नाम था ह्यूस्टन, है ना, एक का नाम था ह्यूस्टन और दूसरे का नाम था बागी, है ना, बागी नाम था यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, मंगल पांडे को तो बहुत बुरा लगा। मंगल पांडे जाकर के अपने अधिकारियों से पूछते हैं कि ये व्यक्ति जो बात कह रहा है कि इस कारतूस में सूअर और गाय के चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, क्या ये बात सही है। तो बोलता है कि हाँ ये बात सही है। तब वहां पर यह विद्रोह कर देता है और विद्रोह के क्रम में अगर देखिएगा तो ह्यूस्टन की गोली मार करके, इसको गोली मार करके हत्या कर दिया जाता है और मंगल पांडे के द्वारा इस पर तलवार से वार करके इसकी हत्या कर दी जाती है ना, इस पर हत्या कर दिया जाता है क्योंकि उनको अब लगता है कि अरे, है ना, हमारे धर्म के ऊपर आंच आ गया है ना। 1857 की क्रांति अगर सच में देखा जाए तो मंगल पांडे की अगर फांसी हुआ तो अपने धर्म को बचाने के लिए नहीं की, है ना, भारत की आज़ादी के लिए।
है ना। ये सारे के सारे लोग किसके सेना थे? अंग्रेजी सरकार की, है ना, अंग्रेजी सरकार की सेना थे, उसके लिए लड़ रहे थे। कौन ऐसे लोग थे जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहा था? फिर भी भारत के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को अपना हीरो बनाया, है ना। चलिए और भी आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857 को, है ना, इसी समय देखिएगा 8 अप्रैल, है ना, 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर की छावनी में, क्योंकि यहां पर देखिएगा ये 34वीं रेजिमेंट के बटालियन के ये सिपाही थे, कौन? मंगल पांडे। और 8 अप्रैल 1857 को, है ना, बैरकपुर छावनी में इनको फांसी दे दिया गया। ये भी पूछा जाता है, बैरकपुर, है ना, बैरकपुर छावनी में इनको फांसी दी गई। फांसी का डेट याद रखेंगे, 8 अप्रैल 1857 को, है ना, जिसका विरोध किसने किया था? कैप्टन गार्डन ने किया था। भाई इसको फांसी मत दो, ये विरोध किया था कैप्टन गार्डन ने, है ना, कैप्टन गार्डन ने इसका विरोध किया। इस तरीके से 1857 की क्रांति का आगाज होता है 10 मई से। 10 मई 1857 को, है ना, 10 मई 1857 को यह क्रांति प्रारंभ हो जाता है भारत में। मेरठ से यह प्रारंभ होता है, और मेरठ कहाँ? तो हिंडन नदी के किनारे है। यह हिंडन नदी से यह क्रांति प्रारंभ होती है 10 मई 1857 को। और यही वजह है कि इस 1857 की क्रांति में इस मेरठ को हम लोग, है ना, क्रांति की नगरी कहते हैं। मेरठ को हम लोग क्रांति की, है ना, क्रांति की नगरी कहते हैं। इसको मेरठ को क्रांति की नगरी कहा जाता है। और यहीं पर अंग्रेजों के तोपखाना का मुख्यालय भी स्थापित कर दिया गया। यहीं पे मुख्यालय क्या, है ना, मुख्यालय का तोपखाना जो है, तोपखाना यहीं पे स्थापित किया गया, है ना। इस तरह से 11 मई को, है ना, 11 मई को ये लोग सुबह पहुंच जाते हैं दिल्ली पहुंचते हैं। तो हम लोग बात करते हैं स्वरूप पे, इसका स्वरूप क्या क्या हो सकता है। 1857 की क्रांति का स्वरूप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अनेक इतिहासकारों के बीच में, अनेक विद्वानों के बीच में अलग अलग मत है। जिन लोगों ने जिस दृष्टिकोण से 1857 की क्रांति को देखा, उन्होंने वो बात कही थी। जैसे में अगर हम लोग बात करें कि डिज़रायली ने 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में क्या कहा, तो डिज़रायली ने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रायली ने कहा, है ना, डिज़रायली ने कहा, देखिए स्वरूप के बारे में भी पूछा जाता है, विद्वानों को याद करिए, और विद्वानों को याद करने के बाद इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में, इस स्वरूप के बारे में क्या कहा, पूछा जाता है ना। स्वरूप के बारे में अक्सर सवाल जो है पूछा जाता है। चलिए, तो डिज़रायली ने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रायली ने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। इस 1857 की क्रांति का, दुनिया में जितने भी क्रांति हैं सबका अपना अपना रूप होता है ना। जितने भी आंदोलन और जितने भी विद्रोह देखते हैं सबका अपना अपना स्वरूप होता है। कोई विद्रोह हिंसात्मक हो जाता है तो कोई विद्रोह जो है अहिंसात्मक होता है। ये स्वरूप है, अपना अपना स्वरूप है। बहुत सारा चीज़ें देखने को मिलेगा। 1857 की क्रांति में इतिहासकारों ने अपना अपना मत व्यक्त किया। जैसे में अगर हम लोग बी.डी. सावरकर की बात करें तो बी.डी. सावरकर 1857 की क्रांति को कहते हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। सावरकर की अगर हम लोग बात कर दे, पूछा जाता है, याद रखेंगे आप सभी लोग, सावरकर के बारे में अगर देखा जाए तो ये सावरकर कहते हैं कि 1857 की क्रांति का जो स्वरूप है यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उन्होंने ये भी बात कहा था कि यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था, है ना, राष्ट्रीय विद्रोह था। पूछा जा सकता है कि किसने कहा
1857 के स्वरूप के बारे में कि यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था, तो यह बीडी सावरकर हो जाते हैं। सीले और लॉरेंस ने कहा कि यह एक सैनिक विद्रोह था। सीले और लॉरेंस ने, है ना, सीले और लॉरेंस की अगर बात कर दिया जाए, सीले और लॉरेंस की अगर बात कर दिया जाए, तो सीले और लॉरेंस ने कहा कि 1857 के क्रांति का स्वरूप था सैनिक विद्रोह कहा जा सकता है। इसको सैनिक विद्रोह इन्होंने कहा, सैनिक विद्रोह, है ना, सैनिक विद्रोह इन्होंने कहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे रीज कहते हैं कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, यह पूछा जा सकता है। रीज ने कहा, है ना, रीज साहब ने यह कहा था कि 1857 की क्रांति का जो स्वरूप है यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। ईसाइयों के विरुद्ध, है ना, ईसाइयों के विरुद्ध यह धर्म युद्ध था, है ना। किसने कहा? तो ये रीज ने कहा था यार। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है पूछा जा सकता है आपसे, है ना, कि टी.आर. होम्स ने क्या कहा 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में। टी.आर. होम्स का क्या विचार था? तो टी.आर. होम्स ने कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता की लड़ाई है। टी.आर. होम्स ने, है ना, टी.आर. होम्स ने यह बात कहा था, है ना, कि यह सभ्यता और बर्बरता की लड़ाई है। सभ्यता व बर्बरता की, है ना, लड़ाई है। ये बात कहा था टी.आर. होम्स ने कहा था। जेम्स आउटरम ने यह बात कहा कि यह हिंदू और मुस्लिम के बीच में षड्यंत्र था। स्वरूप के बारे में, है ना, अगर जेम्स आउटरम की हम लोग बात करें कि जेम्स आउटरम ने क्या कहा था, तो यहां पर देखते हैं। जेम्स आउटरम एक बात कहता है ना, कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में यह षड्यंत्र था। यह हिंदू और मुस्लिम के बीच में, है ना, यह हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या था? तो यह षड्यंत्र था यह, इन्होंने कहा। एक पॉइंट है, एक विद्वान ने कहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है आर.सी. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा, इसके स्वरूप के बारे में कहा कि यह न तो प्रथम था और न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, है ना। ये आर.सी. मजूमदार ने कहा था। ये आर.सी. मजूमदार ने स्वरूप के बारे में पूछा जाता है, कई बार यह सवाल पूछता है ना, यह न तो प्रथम था, न तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीयता था और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। इंपॉर्टेंट है, ना तो यह प्रथम था, लिख ही लीजिए, ना तो यह प्रथम था, ना यह, है ना, राष्ट्रीय था, ना यह राष्ट्रीय था और ना ही यह, है ना, और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। यह स्वतंत्रता संग्राम था। अगर इतना स्वरूप भी हम लोग याद रखते हैं तो बिल्कुल यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। बस स्वरूप को याद करिए कि कौन लोगों ने, किन विद्वानों ने, किन इतिहासकारों ने क्या क्या 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में कहा है ना। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं, आप बार बार इसको रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के माध्यम से चीज़ें बहुत स्ट्रांग हो जाती है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो हमें तीसरा पॉइंट पढ़ना था, प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थल में हम लोग, है ना, प्रमुख स्थल जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, प्रमुख स्थल में सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, जैसे दिल्ली। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें कि दिल्ली से नेतृत्वकर्ता कौन था जो दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था। 1857 की क्रांति का आगाज जो प्रारंभ है 10 मई मेरठ से हुआ था और 11 मई को सारे सेना जो है वो पहुंचते हैं दिल्ली, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेतृत्व संभालने की बात की जाती है कि अब आप ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभालिए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली से नेतृत्वकर्ता कौन था, है ना। तो दिल्ली से नेतृत्वकर्ता जो होगा, नेतृत्वकर्ता हो जाते हैं बहादुर शाह जफर,
है ना, बहादुर शाह जफर हो जाते हैं। और ये बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम बादशाह हैं। मुगल वंश के अंतिम बादशाह है जिनका सेनापति वक्त का है ना, इनका सेनापति है जिनका नाम है वक्त खां। वक्त खां नाम है इनके सेनापति का। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, यहाँ पे इसी जगह दिल्ली में ही निकलसन की हत्या हो जाती है। बहुत ज़्यादा है ना प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा होता है ना। और एक बात और भी याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके इनको रंगून भेज दिया गया और अंततः रंगून में ही है ना इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो इनके शायरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनको अपना धरती जो भारत है वो नसीब नहीं होता है। बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के द्वारा और उनके सबसे जो सेनापति थे, जो चहेते सेनापति थे, जिसका नाम था मिर्जा इलाही और इनकी पत्नी का नाम था जिन्नत महल, इन दोनों के द्वारा धोखा दिया गया। और इन्हीं के धोखा देने के वजह से कर्नल नील के द्वारा गिरफ्तारी कर दी गई। हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून म्यांमार में भेज दिया जाता है ना, म्यांमार भेज दिया जाता है इनको। जैसे अगर हम लोग बात करें कि धोखा किसने दिया, है ना, हम ही से मोहब्बत हम ही से लड़ाई। कभी कभी होता है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। 1857 की क्रांति में तो हर जगह आपको दिखेगा, है ना, हर लोग एक दूसरे को दबाने के लिए यहाँ पर षड्यंत्र रच रहे होते हैं। आधे लोग अगर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में आकर के लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं तो आधे से कहीं ज़्यादा वो लोग हैं जो अंग्रेजी सरकार को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इनकी पत्नी का नाम है ना, जिन्होंने धोखा दिया था, जिन्नत महल नाम है, जिन्नत महल। और जिन्नत महल जो है, जिन्नत महल अंग्रेजी सरकार से समझौता कर लेती हैं। और यहाँ पे एक सेनापति हैं जिनका नाम है मिर्जा इलाही और जिन्नत महल के वजह से ही है ना यहाँ पे बहादुर शाह जफर जो हैं, बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद इनको म्यांमार में रंगून में, एक गाना आप लोग सुने होंगे, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया टेलीफोन, ये वाला बहुत पहले गाना चलता था, है ना। तो यहीं पे रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई यहीं पर। और कहा जाता है कि यहीं पर बहादुर शाह जफर का जो है ना मकबरा है, यहीं रंगून में ही मकबरा है किसका, बहादुर शाह जफर का मकबरा यहीं पर हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से दिल्ली पर कब्जा जो है हडसन के द्वारा कर लिया जाता है, हडसन के द्वारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है, ठीक है। तो दिल्ली के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये मतलब समझिए कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, दूसरा हमारा फैक्ट हो जाएगा अवध कहें या हम लोग कहें यहाँ पे लखनऊ, है ना, लखनऊ। आपको पता होगा कि 1856 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा कुशासन का आरोप लगा करके, किस पर आरोप लगा करके इस अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यहाँ के सिपाही सबसे ज़्यादा हताहत हो गए, सबसे ज़्यादा दुखी हो गए। और कहा जाता है कि अवध के हर किसान का बच्चा ब्रिटिश सरकार में सेना के रूप में काम कर रहा था यहीं पर, है ना। और यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता यहाँ के हैं, उनका नाम है बेगम हजरत महल हो जाता है। लखनऊ से अवध के जो नेतृत्वकर्ता इन्होंने किया उनका नाम क्या है, तो बेगम हजरत महल हो जाता है। और उसके बाद दमनकर्ता अक्सर पूछा जाता है कि दमनकर्ता कौन हो जाएगा, तो दमनकर्ता कैंपबेल हो जाते हैं, कैंपबेल, है ना, दमनकर्ता कैंपबेल हो जाएंगे, है ना। बाद में ये बेगम हजरत महल जो है अपना अवध छोड़ करके भाग जाती हैं, नेपाल चली जाती हैं। अवध की अगर स्थापना की बात कर दिया जाए कि अवध की स्थापना किसने किया था, तो अवध की स्थापना शहादत खां के द्वारा, है ना, शहादत खां के द्वारा किया गया। बहुत बेबी आई है, अक्सर आपके एग्जाम में सवाल पूछता है, यहाँ से सवाल पूछता है। और बेगम हजरत महल बाद में कहाँ भाग जाती है, तो ये नेपाल भाग जाती हैं बेचारी, है ना। पूछा जाता है कि अवध से नेतृत्वकर्ता कौन था, तो बेगम हजरत महल हो जाते हैं। कई बार ये सवाल पूछा गया है ना। यहाँ से इसका दमन कौन किया, तो दमनकर्ता कैंपबेल हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कानपुर देख लेते हैं। कानपुर से इसका नेतृत्व कौन किया? तो कानपुर से इसका नेतृत्व किया है ना नाना साहब के द्वारा। नाना साहब के द्वारा, जिनको बचपन में धोंदू पंत के नाम से जाना जाता है ना। कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व जो है इसका, है ना, नेतृत्व नाना साहब के द्वारा, है ना, नाना साहब के द्वारा किया जाता है। और ये नाना साहब का बचपन का नाम था, है ना, बचपन का नाम धोंदू पंत था। धोंदू पंत के नाम से जाना जाता है बचपन में। और इनके पिता का नाम है, नाना साहब के पिता का नाम अगर देखिएगा, पिता का नाम तो बाजीराव हो जाता है, बाजीराव, है ना, पिता का नाम है बाजीराव हो जाता है। और इनके सेनापति का नाम है तात्या टोपे। यहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता है। इनके सेनापति का नाम है ना, सेनापति का नाम है तात्या टोपे। तात्या टोपे नाम है। जिन अगर इनके बारे में देखें तो कई बार सवाल पूछा गया है तात्या टोपे के संदर्भ में कि तात्या टोपे किसके सेनापति थे, है ना। ये तात्या टोपे जो है, ये तात्या टोपे किसके सेनापति हैं? तो तात्या टोपे हो जाते हैं किसके सेनापति? तो ये हो जाते हैं नाना साहब के सेनापति हो जाते हैं, जिनके बचपन का नाम होता है ना, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इनको कहा जाता है। ये एक बार पूछ दिया था, है ना, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से किनको जानते हैं? और तात्या टोपे को, है ना, भारत का गैरीबाल्डी कहा जाता है। भारत का गैरीबाल्डी, है ना, भारत का गैरीबाल्डी कहा जाता है। किसको? तात्या टोपे को कहा जाता है गैरीबाल्डी। और इसी समय नाना साहब के मुख्य सलाहकार थे, जिनका नाम था अजी मुल्ला खां, है ना। नाना साहब के एक मुख्य सलाहकार थे, है ना। सलाहकार देखिए, सलाहकार एक बार पूछा हुआ प्रश्न है कि सलाहकार कौन थे? तो ये हो जाएंगे अजी मुल्ला खां हो जाएंगे, अजी मुल्ला खां हो जाते हैं यहाँ पे। और अंततः इनको भी भाग करके नेपाल जाना पड़ा, है ना। नाना साहब भी लास्ट में, अंतिम समय में अपना सब कुछ छोड़ करके नेपाल भाग जाते हैं, है ना, अपना सब कुछ छोड़ करके नेपाल भाग जाते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं झांसी। झांसी भी देख लीजिए, झांसी उत्तर प्रदेश में है ना। झांसी कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में हो जाता है। और यहाँ से नेतृत्व किया लक्ष्मीबाई ने। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई यहाँ से नेतृत्व की। और इनको बड़ी प्यार से लोग मनु कहते हैं। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका है। आज भी अगर बनारस के तट पे जाइएगा घाट पे, तो एक मणिकर्णिका घाट है, बहुत प्रसिद्ध है ना। इस दुनिया में, इस धरती पे सबसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध है मणिकर्णिका, जहाँ पे दूर दूर से लोग दाह संस्कार करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मणिकर्णिका, है ना, वहाँ पे हजारों में लाशें जो है वो जलाई जाती है। चलिए, झांसी उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से नेतृत्व किया किसने? तो लक्ष्मीबाई ने यहाँ से नेतृत्व किया, जिनके बचपन का नाम, है ना, जिनके बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम हो जाएगा मणिकर्णिका, है ना। मणिकर्णिका नाम है। और बड़ी प्यार से लोग इनको मनु कहते हैं, प्यार से इनको मनु कहा जाता है, मनु भी कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कुछ प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है, जैसे झांसी की रानी जिन घोड़ों पर सवार होकर के लड़ाई लड़ती थी, उस घोड़े का नाम है बादल। बादल नाम है, पवन नाम है घोड़े का। लक्ष्मीबाई ने जिस व्यक्ति से विवाह किया, उनका नाम है बाल गंगाधर राव। यानी कि लक्ष्मीबाई के पति का नाम है बाल गंगाधर राव। बाल गंगाधर, है ना, बाल गंगाधर राव हो जाता है। और इन्होंने एक, है ना, दत्तक पुत्र लिया था, यानी कि कहें तो गोद एक लिया था एक पुत्र को, जिसका नाम था दामोदर। और यही वजह था कि डलहौजी ने जो नीतियां लागू की थी, हड़प नीति, उसमें ये बात कहा गया था कि अगर किसी राज्य का उत्तराधिकारी अगर नहीं है, अगर उस राज्य का कोई उत्तराधिकारी किसी दत्तक पुत्र को बनाया जाता है ना, या गोद लिए हुए अगर किसी बच्चे को बनाया जाता है, तो हम उसे मान्यता नहीं देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। और वो जो राज्य होगा, उस राज्य को हम हड़प लेंगे, उस राज्य को हम अपने आप में, अपने साम्राज्य में क्या करेंगे? शामिल कर लेंगे इसको, है ना।
इसको हम शामिल कर लेंगे। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसी समय झांसी में लक्ष्मीबाई के, है ना, लक्ष्मीबाई के एक सेनापति थे जिनका नाम था काले खां। लक्ष्मीबाई के सेनापति थे, सेनापति, और इस सेनापति का नाम था काले खां नाम था, है ना, काले खां सेनापति का नाम था यहाँ पे। और सहायक सेनापति की अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे सहायक सेनापति कौन थे, तो सहायक सेनापति तात्या टोपे हो जाते हैं, है ना, तात्या टोपे हो जाते हैं, तात्या टोपे। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप इस बात को समझिएगा कि जब झांसी में जब अंग्रेजी सेनापति लड़ रहा था जिसका नाम था हीरोज, है ना, यहाँ पर था जिसका नाम था हीरोज, और हीरोज दमन किया। और इसने कहा कि अगर 1857 की क्रांति में अगर कोई मर्द है तो मर्द है वो कौन, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, है ना। यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ एक ही मर्द है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने कहा, किसके बारे में कहा, तो ये लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया था। ठीक है, चलिए हम लोग बिहार के बारे में देखते हैं। बिहार, चलिए बिहार देखते हैं। तो बिहार से जो नेतृत्व किए, है ना, बिहार से नेतृत्व किसने किया था, तो ये कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह ने किया था। उस समय में उनकी अवस्था जो थी, उनका उम्र था 80 वर्ष। अब सोच के देखिए 80 वर्ष के समय में, यानी कि समझिए सबसे आक्रामक ये सेनापति थे, सबसे आक्रामक एक राजा थे। 1857 की क्रांति में जितने भी नेता लड़ रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा उम्र वीर कुंवर सिंह का था। बहुत ऐसा उपलब्धियां इनके जीवन में है जिनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें किया जा सकता है। जैसे में एक कवि ने कहा था कि 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, है ना, 80 वर्ष की उम्र में। और अभी आप लोग तो बहुत कम एज है आपका, अभी तो, है ना, अभी तो एकदम युवा है, आपके अंदर एनर्जी भरपूर है। तो फिर इस अवस्था में आदमी 10 घंटा क्यों नहीं पढ़ेगा? क्या 80 वर्ष की अवस्था में जब अंग्रेजी सरकार का छक्का छुड़ा दिया आदमी, जब अंग्रेजी सरकार के तख्त को हिला कर रख दिया वीर कुंवर सिंह ने, वो भी बिहार की धरती से, है ना, बिहार की धरती से, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपके अंदर तो बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, इसमें हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी पढ़ने के बाद आपको मैं किताब बता रहा हूँ, सबसे बड़ी आपकी बेस्ट तैयारी कराने वाले हैं। ये जो आप बुक देख रहे हैं लुसेंट का समान अध्ययन, है ना, अभी 1857 का क्रांति अभी चल रहा है। 1857 की क्रांति खत्म होगा तो लगभग 60-70 प्रश्न जो इसमें है वो टोटल का टोटल हम प्रश्न आपको कराएंगे, है ना, टोटल का टोटल प्रश्न कराएंगे ताकि आपका एकदम कंप्लीट हो। इससे बाहर तो आता ही नहीं है। आप लोग देखते होंगे सबसे पसंदीदा जो प्रैक्टिस सेट है, इस लुसेंट का प्रैक्टिस सेट ही हम आपको करवा देते हैं, वो भी टॉपिक बाय टॉपिक। टॉपिक बाय टॉपिक हम क्या करेंगे कि पूरा थ्योरी पढ़ा देंगे, और थ्योरी पढ़ाने के बाद, है ना, इसको लास्ट में हम लोग पूरा एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारा टॉपिक भी समाप्त हो जाए और हमारा एमसीक्यू भी समाप्त हो जाए और हमारा जो टॉपिक है मजबूत होते चले एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। तो चलिए यहाँ पे कुंवर सिंह हो जाते हैं। और कुंवर सिंह को दमन कौन किया, है ना, दमनकर्ता कौन था? दमनकर्ता तो कई बार यह सवाल पूछा गया है, ये आउटरम और टेलर हो जाते हैं। आउटरम, है ना, आउटरम एवं टेलर के द्वारा, है ना, वीर कुंवर सिंह को क्या किया गया? दमन कर दिया गया। उस समय उनका उम्र 80 वर्ष था। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं फैजाबाद, है ना, फैजाबाद। और फैजाबाद से नेतृत्व किया मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। कहा जाता है कि अंग्रेजी सरकार के सबसे कट्टर ये दुश्मन थे, सबसे कट्टर दुश्मन थे कौन? मौलवी अहमदुल्ला। और फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे मौलवी, है ना, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला नाम है इनका। इनको इनामी क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी सरकार ने इनके ऊपर 50,000 रुपये, है ना, 50,000 रुपये का इनाम रख दिया कि कोई भी आदमी अगर मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ के लाएगा तो हम उसको 50,000 का इनाम देंगे, है ना। धोखा दिया। इनके एक मित्र थे जिन्होंने धोखा दिया, जिसका नाम था जगन्नाथ, और ये बुंदेलखंड का राजा था। और इस तरह से बेचारे गिरफ्तार कर लिए गए। मौलवी अहमदुल्ला। पूछा जाता है कि फैजाबाद से नेतृत्व कौन किया था 1857 की क्रांति का? तो ये हो जाएंगे मौलवी अहमदुल्ला हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। मिर्जा गालिब, है ना, मिर्जा गालिब,
मिर्जा गालिब। और ये मिर्जा गालिब जो है ये उर्दू के मशहूर शायर थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। ये निवासी थे आगरा के, लेकिन ये रहते थे चांदनी चौक दिल्ली में, और इनकी मृत्यु भी दिल्ली में हो जाती है ना। और दिल्ली में ही इनका मकबरा है। किनका? ये मिर्जा गालिब का। मिर्जा गालिब निवासी रहते हैं कहाँ के? तो निवासी ये रहते हैं आगरा के, निवासी रहते हैं आगरा के निवासी, है ना, आगरा के निवासी। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली में, दिल्ली में मृत्यु हो जाती है और दिल्ली में ही इनका मकबरा है। और इन्होंने 1857 की क्रांति को कहा था कि यह रक्त का समुद्र है। 1857 की क्रांति को इन्होंने कहा था रक्त का समुद्र, रक्त का समुद्र इन्होंने कहा था 1857 की क्रांति को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने अपने आंखों से देखा था। आप लोग एक फिल्म देखिएगा उमराव जान, है ना, उसमें एक तवाइफ की कहानी है, बड़ा सुंदर कहानी है। अगर मौका मिले आप लोगों को देखना चाहिए, है ना। 1857 के क्रांति के समय में बहुत सारा चीज़ें होता है। आप देखिएगा तात्या टोपे जो हैं, जिनका नाम है रामचंद्र पांडुरंग, हमेशा वो बेश्या मतलब वहाँ के कोठे पे जाते थे। कोठे पे इसलिए जाते थे ताकि उनको इसकी जानकारी मिल सके कि अंग्रेजी सरकार अगला चाल क्या चलने वाली है। क्योंकि जो भी ये लोग मीटिंग करते हैं ना, उसी वेश्यालय में बैठ करके ये लोग मीटिंग करते थे, और वहाँ की वेश्याएं सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। आप देखिएगा जब ये उमराव जान मूवी देखिएगा तो 1857 की क्रांति में इन लोगों ने भी भारत के जमींदारों को, भारत के राजाओं को साथ देते हैं। ये सारे लोग जो हैं भारत के राजाओं को क्या करते हैं, ये लोग साथ देते हैं, है ना। चलिए एक चीज़ और भी हम लोग देख लें ताकि प्रश्न अगर पूछे तो गड़बड़ ना हो। जैसे पटना से इसका नेतृत्व किसने किया, है ना, पटना से इसका नेतृत्व किसने किया? अक्सर आपके बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है ना। बीपीएससी के एग्जाम में पूछेगा, जो 71 वाला आप लोग दे रहे होंगे, बहुत ऐसा एग्जाम है जिसमें पूछा जाता है। तो पटना से इसका नेतृत्व किया था पीर अली के द्वारा, है ना, पीर अली के द्वारा, पीर अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, है ना। उसके बाद मथुरा से अगर पूछेगा तो मथुरा से देवी सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। मथुरा से, है ना, मथुरा से देवी सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, है ना, मथुरा से। उसके बाद अगर असम से पूछे तो मनीराम, एक बार पूछा हुआ था, असम से किसने नेतृत्व किया? तो असम से नेतृत्व किया था मनीराम के द्वारा, है ना, मनीराम के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। असम से मनीराम के द्वारा नेतृत्व किया गया। अगर इलाहाबाद पूछे या वाराणसी पूछे तो लियाकत अली इससे नेतृत्व करते हैं, है ना। चलिए पेन भी चेंज कर लिया जाए। अगर इलाहाबाद पूछता है ना, इलाहाबाद अगर पूछता है आपसे या वाराणसी पूछता है कि यहाँ से कौन नेतृत्व किया था, तो लियाकत अली नेतृत्व किए थे। लियाकत, है ना, लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति में। अगर बरेली पूछता है कि बरेली से कौन नेतृत्व किया, तो खान बहादुर ने किया था। बरेली से नेतृत्व किया था किसने? तो खान बहादुर के द्वारा, है ना, खान बहादुर के द्वारा नेतृत्व किया गया। कहाँ से? तो बरेली से। अगर आपके मध्य प्रदेश से पूछे तो मध्य प्रदेश से अवंती बाई नेतृत्व करती है। मध्य प्रदेश से, है ना, मध्य प्रदेश से ये अवंती बाई जो है ना, अवंती बाई, ये अवंती बाई यहाँ से नेतृत्व करती है। ठीक है, तो प्रमुख स्थल में इतना सारा चीज़ें हैं, अगर इतना भी याद रखते हैं तो बहुत सारा चीज़ें, सारे के सारे प्रश्न बनेंगे। आप देखिए, बना के देखिएगा, जब हम लोग लुसेंट बनाएंगे तो सारे के सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। चलिए अब हम लोग अगला कड़ी पढ़ते हैं। असफलता के कारण 1857 की क्रांति के, है ना, असफलता का कारण क्या था? असफलता का, ठीक है, असफलता का कारण हम लोग देख लेते हैं। असफलता के कारण में हम लोग बिंदु पे अगर बात करें तो सबसे पहली बात थी कि एकता की कमी थी, है ना, एकता की कमी थी। पॉइंट में देख लीजिए, एकता की कमी दिखता है, अभाव दिखता है ना। उसके बाद एकता के साथ साथ अगर संगठन की बात करें तो कोई ऐसा मजबूत संगठन नहीं था, संगठन का अभाव दिखता है यहाँ पर, है ना, संगठन का अभाव दिखता है, जिसके वजह से यह क्रांति असफल हो गया। इतना ही नहीं, उच्च वर्ग का भाग न लेना, उच्च वर्ग का भाग न लेना। और एक चीज़ और थी कि 1857 की क्रांति में शिक्षित वर्ग बिल्कुल तटस्थ रहे, उनको कोई मतलब नहीं था, हम भाग नहीं लेंगे। 1857 की क्रांति में शिक्षित वर्ग जो थे, वो शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया। और इतना ही नहीं, बहुत ऐसे राजा महाराजा थे जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। सिंधिया होलकर, है ना, सिंधिया होलकर, भोसले, निजाम,
ये सारे लोग थे जो अंग्रेजी सरकार को साथ दे रहे थे। यही तो वजह था कि अंग्रेजी सरकार ने भारत के बल पर ही भारत को जीत लिया, है ना। भारत के लोगों से ही भारत को अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, जीत लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं परिणाम की। तो परिणाम क्या होता है, तो परिणाम में देखते होंगे, है ना, एक अधिनियम आता है जिसको हम लोग 1858 का अधिनियम कहते हैं। 1858 का अधिनियम कहा जाता है। क्या था 1858 का अधिनियम, है ना। तो 1858 के अधिनियम के तहत में अगर हम लोग बात करें तो इसी अधिनियम के तहत, है ना, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है और एक नवीन जो पद है वायसराय, यह वायसराय का पद यहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल, है ना, गवर्नर जनरल। इसीलिए कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, है ना, अंतिम गवर्नर जनरल। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, ये लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं, लॉर्ड कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। और ये भारत के प्रथम वायसराय भी हैं, ये भारत के प्रथम वायसराय हो जाते हैं, भारत के प्रथम वायसराय। इसी समय इलाहाबाद के मिंटो पार्क से इन्होंने महारानी की घोषणा पत्र को पढ़ा और इस तरीके से इस अधिनियम के तहत ये कहा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है यह शासन समाप्त हो जाता है और इसी के तहत क्राउन का शासन जो है, क्राउन का शासन यहीं से प्रारंभ होता है, यहीं से प्रारंभ होता है ना। यहाँ पे एक आयोग बनती है जिसका नाम है पील आयोग और पील आयोग के अनुसार सैनिकों का अनुपात घटा करके बहुत कम कर दिया जाता है। 5:1 अनुपात से घटा करके 2:1 अनुपात कर दिया जाता है यहाँ पे। और यही वजह है कि तोप चलाने का जो अधिकार जो भारत के लोगों को मिलता है वो भारत के लोगों से इस अधिकार को छीन लिया जाता है ना। इस अधिकार को क्या किया जाता है, इस अधिकार को छीन लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो हमने आपसे कहा था कि भाई अगर हम लोग इसको समाप्त करेंगे, है ना, तो ये जो प्रश्न आपको देख रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन जो 1857 के संदर्भ में, है ना, बहुत सारा जो प्रश्न पूछा गया है ना, इस प्रश्नों को हम लोग देख लें क्या, क्योंकि 1857 की क्रांति को अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। 1857 की क्रांति का कारण क्या है ना। क्रांति के बाद हम लोगों ने स्वरूप भी पढ़ा और स्वरूप के बाद प्रमुख स्थल भी पढ़ा, असफलता का कारण भी पढ़ा, परिणाम भी पढ़ा, है ना। और ये सारा का सारा अगर इतना हम लोगों ने कर लिया तो इसको हम लोग पूर्ण रूप से अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो जितना भी एग्जाम है, जितना भी कंपटीशन है जिसमें जीएस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है ना, यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन प्रश्नों को करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।